नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है। हम ये देखेंगे कि इंडिया में ये कब आया, कैसे जजमेंट के थ्रू इसको ओवर द टाइम एलैबोरेट किया गया और हमने इंडिया में इसको कहाँ से एक्वायर किया था। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। आप ये कोर्सेज वहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल_लाइव्स है, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। समझते हैं ये इस डॉक्ट्राइन के बारे में। जब हम टर्म यूज करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो सबसे पहला जो टर्म या सबसे पहला जो केस हमारे दिमाग में आता है वो आता है केशवानंद भारती केस। लेकिन ऐसा नहीं है, केशवानंद भारती केस से पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी थी इंडियन कोर्ट्स में। अगर हम बात करें आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक फेमस लॉयर नानी पालकीवाला ने इस टर्म की शुरुआत वहां पे पहली बार कोर्ट के सामने की और ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अनब्रिल्डेड पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। साथ ही साथ ये तक कह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स तो ले ही नहीं सकती। ये चीज हमने हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमें 20th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। 20th सेंचुरी में दो लॉयर हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, एक कार्ल स्मिथ, दूसरे मॉरिस हॉरियो। अगर आप मॉरिस हॉरियो की बात करें और कार्ल स्मिथ की बात करें, इन लोगों ने पहली बार पार्लियामेंट की पावर पे एक इंप्लाइड लिमिटेशन लगाने की बात कही। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स में लिखा कि पार्लियामेंट जो है उसके पास अनब्रिल्डेड पावर नहीं हो सकती डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट को अपनी अमेंडिंग पावर पे कुछ रोक लगा के रखनी चाहिए। पार्लियामेंट कभी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली अमेंड नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट को ये पावर्स दे दी जाएंगी तो पार्लियामेंट डिक्टेटोरियल हो जाएगी। और ये चीज जर्मनी ने 1930s और 40s में फेस की। जर्मनी का जो 1930s 40s का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था या फिर जो जर्मन हिटलर रिजीम थी, वहां पे उन्होंने टाइम टू टाइम फंडामेंटल राइट्स को लोगों से लेते गए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग अमेंड करते गए। ऐसे में एक और जर्मन लॉयर हुए डिट्रिक कॉनराड। अब कॉनराड ने भी इस टर्म के बारे में बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा और ये कहा कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन को जगह देना बहुत जरूरी है। जब पोस्ट हिटलर जर्मनी का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो वहां पे डिट्रिक के कहने पे ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मेंशन किया गया और इस कॉन्सेप्ट को हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन से। सिमिलरली जब हमारे यहाँ केशवानंद भारती केस हुआ, पहला क्वेश्चन फिर से कोर्ट के पास आता है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है इसको अमेंड करने की, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो हमारी कोर्ट्स ने कंप्लीटली बहुत ही डिटेल्ड में बहुत सारी जजमेंट्स को स्टडी किया। कहा जाता है सबसे लंबी चलने वाली जजमेंट थी, कहा जाता है सबसे लंबा उस समय का जजमेंट लिखा भी गया और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। इन सब ने बैठ के इस पूरे के पूरे सिनेरियो को स्टडी किया। पहला चीज इन्होंने स्टडी किया कि क्या जो 25th अमेंडमेंट है वो वैलिड है। साथ ही साथ केरला गवर्नमेंट का जो लॉ आया है, लैंड लॉज जो आए हैं या लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज जो आई हैं, क्या वो वैलिड हैं। तो इस तरह से ये देखा गया कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है या गवर्नमेंट जो लॉज लेके आ रही है, अगर वो फंडामेंटल राइट यानी राइट टू प्रॉपर्टी को एनक्रोच कर रहे हैं या फिर राइट टू रिलीजियस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को एनक्रोच कर रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट को हम अलाउ करें कि पार्लियामेंट ऐसे अमेंडमेंट्स ला सकती है। बहुत ज्यादा एक चिंतन के बाद, बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद कोर्ट 6-7 के जजमेंट पे इस बात पे आती है कि देखो पार्लियामेंट के पास पावर तो है, पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन पार्लियामेंट को एक इम्प्लाइड लिमिटेशन अपने ऊपर रखनी पड़ेगी। वो इम्प्लाइड लिमिटेशन को इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाने लगा और वहीं पे कोर्ट ने पहली बार इस टर्म को यूज भी किया। कोर्ट ने कहा कि कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं, कुछ एक ऐसे बेसिक एडिफाइस हैं, नुआंसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो किसी भी सूरत में बदले नहीं जा सकते, जिसको किसी भी तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता। अगर वो चीजें अमेंड नहीं हो रही, वो नुआंसेस अमेंड नहीं हो रहे, वो फाउंडेशन स्टोन्स अमेंड नहीं हो रहे, तो पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है। आइडिया यहां पे यही कह दिया गया कि कुछ एक
ऐसे बेसिक डॉक्ट्राइंस रहेंगे, कुछ एक ऐसे बेसिक नुएंसेस रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको छोड़ के पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, यहाँ पे जब बात कोर्ट से पूछा गया कि जैसा अब ये बताइए, या बेंच से पूछा गया ये बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की डेफिनेशन बता दीजिए तो आप क्या लिखोगे। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अलग अलग केसेस में सिनेरियो टू सिनेरियो हम ये बात देखते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है। तो इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि केशवानंद भारती केस में एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कभी नहीं दी गई। ये डेफिनेशन जो है, या फिर जो भी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट हैं, ये ओवर द टाइम इवॉल्व होती गई एक के बाद एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में। अगर हम केशवानंद भारती की ही बात करें तो यहाँ ये कहा गया कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें और जजेस की के जजमेंट की, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड वेलफेयर स्टेट भी बेसिक स्ट्रक्चर है। अलग अलग जजेस अलग अलग समय पे बताते रहे, सुप्रीमेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलर कैरेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट यहां तक कहा गया कि जो डीपीएसपी हैं, जो इंश्योर करते हैं वेलफेयर स्टेट की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी बेसिक स्ट्रक्चर है, सोवरेनिटी भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे कि जितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के नुआंसेस हैं जो बेसिक एडिफाइस बनाते हैं, यानी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है, या भारत इस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक से बना है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इनफैक्ट एक जगह तो ये भी कह दिया गया कि प्रियम्बल जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, और उसको भी अमेंड करते समय पार्लियामेंट इस बात का ध्यान रखे कि प्रियम्बल के कैरेक्टर को ना बदला जाए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें, फेडरलिज्म को एसआर बोमई केस में कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर है। एल चंद्र कुमार केस में कोर्ट ने आगे जाके 1990s में कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कि होतो होलन में कहा कि डेमोक्रेसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप बात करें इंदिरा गांधी केस की, इंदिरा गांधी राजनारायण केस की, तो वहां कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेटिक अपब्रिंगिंग, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये कही गई कि रूल ऑफ लॉ जो है, अगर आप समझें, रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उसके बिना जो है कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर सकता। हम यहाँ पे पार्लियामेंट को पूरी पावर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, प्रोवाइडेड वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है या बेसिक एडिफाइस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ना बदले। तो इससे हमें पता चला कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसका काफी इन्फ्लुएंस रहा हमारे इस डॉक्ट्राइन को स्टैब्लिश करने में और इवॉल्व करने में। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ यूपीएससी आईएएस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये टैबलेट और आप ऐप और वेब के थ्रू परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। मिलेंगे अगले किसी ऐसे टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।